क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के साथ सिखाता हूँ कि क्लासिफिकेशन के साथ कैसे इस काम को करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे रेग्रेशन के साथ। तो इंपोर्ट करेंगे पांडास के लिए, पांडास एज पीडी। हाँ, जो लोग लैपटॉप लेके आए हैं साथ साथ मेरे करें, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद एक डेटा सेट मैंने आपको दिया है, CSV फाइल है, फ्रूट्स करके होगा। मैंने अपने कंप्यूटर में जहाँ रखा है वहां से मैं लोड कर रहा हूँ। आपने कहाँ रखा होगा आप जानते होंगे। ये वाला डेटा है fruits.csv। पांडास को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि पांडास से ही आप एनालिटिक्स कर सकते हैं। पांडास नंपाई के ऊपर चलती है। नंपाई लो लेवल लाइब्रेरी हो गई, पांडास एक हाई लेवल लाइब्रेरी है। अब नंपाई में आप एक्सेल फाइल को रीड करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा सेट आई गेस सब लोगों ने लोड कर लिया होगा। भाई कोई कर रहा है तो मुझे चैट में बता देना, ऐसा ना हो मैं इंतजार में हूँ टाइम खराब करूँ अपना भी और आपका भी। नहीं कर रहे हैं तो आप बाद में कर लेना, कर रहे हो तो मुझे बता देना। ये नहीं है फ्रूट्स डॉट से ऐसी फाइल जो मैंने दी थी ये वाली, इसको डाउनलोड करो। इसमें डायमीटर, वेट, फ्रूट नेम तीनों चीजें हैं। उधर बैठ जाओ कोने में। अगर इस लाइन केबल लगती है इसमें, लाइन केबल नहीं है। उसके अंदर भी है। जो डेटा सेट फोल्डर मैंने दिया उसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन फोल्डर होगा, उसके अंदर होगी फ्रूट्स डॉट सीएसवी करके। एक क्लासिफिकेशन फोल्डर के बाहर होगी।
हो गई लोड। चलो, तो अब सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग मशीन लर्निंग का यूज करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिडिक्ट फ्रूट नेम ऑफ अनसीन सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ डायमीटर इज इक्वल टू 2.5 एंड वेट इज इक्वल टू 50, देन व्हाट विल बी द फ्रूट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमें एक डेटा सेट दिया गया है। इस डेटा सेट में टोटल 3 कॉलम्स हैं। एक है डायमीटर, एक है वेट, एक है फ्रूट नेम। अब ये डेटा सेट क्या पर्पस के लिए है? आपने एक सैंपल एक फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सैंपल दूसरे फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो को हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कुछ सैंपल्स हैं। अब पहला वाला सैंपल कैसे आया होगा, इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट में निकले, हमें कोई एक फ्रूट का हमें कोई ठेला नजर आया जहां पर वो फ्रूट को बेच रहा था। हमने एक फ्रूट को उठाया और उसका डायमीटर मेजर करा, और वो 3 सेंटीमीटर निकला। मान लीजिए सेंटीमीटर में, ये समझने में आसान हो जाएगा। और फिर हमने उस फ्रूट का वजन किया ग्राम में, तो वो 30 ग्राम निकला। फिर हमने ठेले वाले से पूछा कि भैया ये कौन सा फ्रूट है, तो उसने कहा ये बनाना है, इसको बनाना कहते हैं। तो हमने कागज पे लिख लिया कि अगर किसी फ्रूट का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो और वजन उसका 30 ग्राम हो तो उसे बनाना कहते हैं। है ना, ये मानते हुए कि हमें नहीं पता बनाना क्या होता है, हमें नहीं पता एप्पल क्या होता है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और हमें फ्रूट नजर आया, हमने उसका मेजरमेंट लिया, उसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर निकली और उसका वजन 100 ग्राम निकला। और जब पूछा कि भी ये क्या है, तो उसने कहा इसे एप्पल कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़े, एक और हमें फ्रूट दिखाई दिया जिसका डायमीटर इतना निकला, वेट इतना निकला, और हमने पूछा ये क्या है, तो हमसे कहा गया इसे एप्पल कहते हैं। अब हम उससे लड़ेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे नहीं एप्पल तो उसे कहते हैं जिसका डायमीटर इतना हो, वेट इतना हो। नहीं, एप्पल का सबका अपना साइज हो सकता है, बड़ा छोटा सब तरह का हो सकता है, इकट्ठे करते रहो। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक और फ्रूट नजर आया जिसका डायमीटर ये था, वेट ये था, वो भी बनाना है। तो इस तरह से हम इस डेटा को इकट्ठा कर ले। ये हमने डेटा इकट्ठा कर लिया अपना। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें 22 सैंपल हैं, 0 से लेकर हमने 21 इनका नंबर दे रखा है। ठीक है, तो टोटल इसमें हमारे पास 22 सैंपल हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको गैस करना है कि जब आप आगे बढ़े और आपको यहाँ पर एक फ्रूट दिखाई दिया जिसका डायमीटर था 2.5, जिसका वेट था 50 ग्राम। अब आपको पूछना नहीं है कि ये कौन सा फ्रूट है, अब आपको बताना है कि बताओ ये कौन सा हो सकता है, बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस आपने अर्न किया है, ये वाला, इस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताना है कि भाई ये चीज क्या हो सकती है। अब इसका आंसर या तो एप्पल आएगा या बनाना आएगा। ग्रेप नहीं आ सकता, मैंगो नहीं आ सकता, कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, आप जिन जिन फ्रूट्स को पहचानते हैं, आप उन्हीं का ही आंसर देते हैं।
एक नया आंसर आप कभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हम मशीन लर्निंग अभी अपना पहला प्रोग्राम जो बनाने जा रहे हैं, जैसे किसी भी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है, उसी तरह से मशीन लर्निंग का हम अपना पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें पहले तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि हम क्यों बना रहे हैं प्रोग्राम, क्या वजह होगी। जितने प्रोग्राम मशीन लर्निंग हम बनाएंगे, सबका यही एक तरीका होगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना है। और आंसर देने के लिए तुक्का नहीं लगाना है। आपको हम पहले से कुछ डेटा देंगे इस तरह का, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बताना है। ठीक है। यही मशीन लर्निंग है। ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया क्या है, कैसे है हमारा। ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, इतना अगर हमें पता करना आ गया तो फिर तो हमारा किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हमें ये समझ में आ गया कि मशीन लर्निंग ने जो आंसर हमें दिया, मान लो एप्पल दिया या बनाना दिया, तो ये कौन बताएगा कि सही है गलत है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, उस दिन तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा किसी कंपनी में। अभी आएगा, वो दिन भी आएगा। ठीक है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ में आ गया हमारी। ठीक। अब कैसे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें मशीन लर्निंग की। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डेटा के अंदर से दो चीजों को आइडेंटिफाई करिए। पहला फीचर्स, और दूसरा टारगेट। ये दो चीजें पहले आपने अपने डेटा सेट से आइडेंटिफाई करनी है। तो बताओ, जितना आपने अभी तक मशीन लर्निंग को समझा है, उसके हिसाब से इसमें फीचर्स क्या है और टारगेट क्या है। जिन कॉलम्स के बेस पर हम आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो आउटपुट कॉलम टारगेट कहलाता है। और जिन जिन कॉलम के बेसिस पर हम वो आउटपुट कॉलम को निकालना चाहते हैं, हम उनको फीचर्स कहते हैं। ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, मेरे फीचर्स हो गए। ये दोनों मेरे फीचर्स हो गए। और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा टारगेट। पहला स्टेप पूरा हो गया कागज में, अभी प्रोग्राम में नहीं हुआ है। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है कि जितने भी फीचर्स हैं, उनकी आपको मैट्रिक्स चाहिए होगी, जिसको हम बोलते हैं फीचर मैट्रिक्स। फीचर मैट्रिक्स। और जो आपका टारगेट है, उस टारगेट का हमें वेक्टर चाहिए होगा। तो फीचर्स की मैट्रिक्स हमें अब चाहिए, और टारगेट का वेक्टर चाहिए। आसान भाषा में, मैट्रिक्स का मतलब होता है 2D एरे। 2D एरे। मैट्रिक्स का मतलब होता है 2D एरे। और वेक्टर का मतलब होता है 1D एरे। 1D एरे। तो एसक्यूएल लर्न लाइब्रेरी फीचर मैट्रिक्स को और टारगेट को जिस एरे से रिप्रेजेंट करती है, वो नंपाई एरे होना चाहिए। नंपाई एरे। मशीन लर्निंग जो लाइब्रेरी हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल लर्न, वो नंपाई एरे पर इंटरनली काम करते हैं। तो नंपाई सबको आता है ना। अब ये कैसे होगा, फीचर मैट्रिक्स इस डेटा के हिसाब से बताओ क्या होगी। हमने कहा क्या करना है, इस वाले डेटा को एक मैट्रिक्स में रखकर निकालना है। ये जो डेटा है, इस डेटा की मैट्रिक्स बनानी है। इसे ऐसे करके 3.0 कॉमा 30 कॉमा, दूसरा सैंपल 6.0 कॉमा 100। सर वो क्यों छोड़ रहे हो तीसरा वाला, क्योंकि आपके नाम में क्या आ रहा है, मैट्रिक्स बनानी है किसकी, फीचर्स की। टारगेट उसमें नहीं आना चाहिए। कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये। और इन सबको भी एक एरे में रखो। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फीचर मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब कागज पे तो आपने बना दी, लेकिन हमें कोड में बनानी होगी। अब कोड में ये बनाने के लिए हमें पांडास की जरूरत पड़ती है। पांडास के कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। ठीक है।
तो अब मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता कि आपको पांडास याद है कि भूल गए, आता है कि नहीं आता है। जो मैं जरूरत है का कोड है वो मैं लिख दूंगा, है ना, आपसे बिना पूछे, बिना आपका कंसर्न जाने कि आपको पांडास आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये दो फीचर्स, यानी कि भूल जाओ फीचर्स क्या है, क्योंकि पांडास में फीचर और टारगेट का कोई मतलब नहीं है, पांडास में तो कॉलम होते हैं सारे। मुझे अगर इस डेटा फ्रेम से सिर्फ दो डेटा फ्रेम, सॉरी सिर्फ दो ही कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्लाइसिंग एक तरीका होता है। ये जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये -1 इंडेक्स का कॉलम है, ये -2 इंडेक्स का कॉलम है, ये -3 इंडेक्स का कॉलम है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए, जीरो इंडेक्स का कॉलम चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स का कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, df डॉट आईलॉग। आईलॉग में, आईलॉग का काम होता है किसी भी डेटा फ्रेम को स्लाइस करना। किसी भी डेटा फ्रेम को पूरी तरह से इस्तेमाल ना करके अगर आप उसके किसी पार्ट को निकालना चाहते हैं, तो उसको हम स्लाइसिंग करना कहते हैं। और स्लाइसिंग करने के मैंने ढेरों तरीके पढ़ाए थे, मुझे एक ही तरीका यूज करना है ना, बाकी ढेरों तरीके जो होते होंगे हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। और वो एक तरीका जो हम यूज करेंगे पूरी मशीन लर्निंग में वो है आईलॉग। अब आईलॉग क्या करता है, कहाँ से आया, ये आप पांडास की रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, है ना, हमने एक क्लास इसको पूरी लगा रखी है। आईलॉग में हमें दो बातें बतानी होती हैं, कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। हमने कहा रोज तो हमें सारी चाहिए, लेकिन कॉलम दो चाहिए। तो जब सारी रोज चाहिए होती है तो मैं कॉलम लगा देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाती है, और जब मैं एंड नहीं बताता हूं तो लास्ट तक अपने आप स्लाइस करता है। तो सारी रोज हमारी आ गई, कॉमा। कॉलम कौन कौन से चाहिए, हमने कहा कॉलम ये वाला चाहिए, जीरो इंडेक्स वाला कॉलम चाहिए मुझे, जीरो इंडेक्स वाला चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स वाला चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए। तो मैं यहां लिख दूंगा सारे कॉलम चाहिए, लेकिन लास्ट कॉलम नहीं चाहिए, लास्ट कॉलम नहीं आएगा। ये लो, ठीक है। तो ये सिंटेक्स क्या करेगा, ऑल रोज, ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट, हमें स्लाइस करके दे देता है, ठीक है। अब हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। आप पांडास की क्लास एक बार जाके देख लेना, मैं बस लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अपना रट ले फिलहाल के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इट विल स्लाइस ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट वन, ठीक है। तो सारी रोज आएंगी, सारे कॉलम्स आएंगे, लेकिन कॉलम्स में लास्ट कॉलम नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, तो आपने अपने एक्चुअल डेटा फ्रेम से जो आपके फीचर्स थे उनका डेटा फ्रेम बना दिया, जो रिजल्ट है वो एक डेटा फ्रेम में आया है। अब मुझे रिजल्ट को डेटा फ्रेम में नहीं चाहिए, मैं रिजल्ट को नंपाई 2D एरे में लाना चाहता हूँ। क्या डिफरेंस होगा, डेटा फ्रेम में रखा है तो और नंपाई 2D एरे में रखा है तो, डिफरेंस ये होगा कि नंपाई 2D एरे में ये हेडर नहीं होगा। तो जब हम मशीन लर्निंग के लिए डेटा पास करते हैं तो उसमें फीचर की मैट्रिक्स पास करेंगे, फीचर के नेम पास नहीं करते। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, हमें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम के नाम नहीं होते। तो जब हम मशीन लर्निंग में डेटा पास करते हैं तो बिना नाम के कॉलम, बिना नाम की रोज पास करते हैं, ये सब नहीं चाहिए। ये जो लिखकर आ रहा है ना आपका 0 1 2, ये सब नहीं चाहिए, ये ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। डेटा फ्रेम को 2D एरे में कन्वर्ट करना है। कौन सा वाला डेटा फ्रेम, जो अभी मैंने स्लाइस करा है, इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंटैक्स है df डॉट आईलॉग ऑल रोज ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट -1। तो सर ये तो वही लिख दिया आपने जो ऊपर लिखा, हमने कहा एक कदम आगे बढ़ते हैं। किसी भी डेटा फ्रेम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, नंपाई 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए, उस डेटा फ्रेम पर डॉट वैल्यूज एक प्रॉपर्टी होती है,
जब लगा देते हैं तो वो डेटा फ्रेम नंपाई 2D एरे में कन्वर्ट हो जाता है। देखा ना सर? अब जो ऊपर कॉलम के नाम आ रहे थे वो गायब हो गए, और जो रो के लेवल आ रहे थे 0 1 2 3 4 इंडेक्स आ रहे थे वो खत्म हो गए। यही डेटा हमें मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करना होता है। डेटा जब आप एक्सेल फाइल से, सीएसवी फाइल से लाओगे तो विद प्रॉपर हेडर आपका डेटा होगा। आपको मशीन लर्निंग में विद हेडर डेटा पास नहीं करना होता है, इसलिए आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स। और ऐसा करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डॉट वैल्यूज एक वेरिएबल है, इसे लगा दो काम हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात चीज बताओ, जो अभी पूरा डेटा फ्रेम था, अगर मैं इसी पर डॉट वैल्यूज लगा देता तो इसका 2D एरे बन जाता। लेकिन हमें सिर्फ फीचर मैट्रिक्स चाहिए, टारगेट अलग करना है। मैं इसलिए मैं पूरे का नहीं बना रहा हूँ 2D एरे। पहले जो फीचर्स वाले कॉलम थे उनको अलग करा, उनको मैंने 2D एरे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब सर, जो आपका रिजल्ट आया इसको लिख दो, हम तो घर जाके भूल जाएंगे। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया, देन कन्वर्ट रिजल्ट टू नंपाई 2D एरे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीचर मैट्रिक्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फीचर मैट्रिक्स। अब ये बताओ कि सर, जो रिजल्ट आया उसको संभाल कर किसी वेरिएबल में नहीं रखा आपने। किसी वेरिएबल में रख लोगे तो आगे के प्रोग्राम में जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लोगे। अगर वेरिएबल में नहीं रखोगे तो फिर दोबारा निकालोगे आई लॉग लगा के, फिर कन्वर्ट करोगे डॉट वैल्यूज लगाकर। तो एक वेरिएबल में रख लो। अब उस वेरिएबल का नाम आप आई रखो, जे रखो, के रखो, जो मन आए वो रख लो। तो अगर हम दुनिया में घूमने चलें और उन लोगों से मिलें जो लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, और उन लोगों से पूछें कि आप फीचर मैट्रिक्स को किस वेरिएबल में रखते हैं, तो सब लोग आपको आंसर देंगे कैपिटल एक्स। तो एक स्टैंडर्ड है, इट इज नॉट ए रूल, जस्ट अ स्टैंडर्ड और नेमिंग कन्वेंशन, कि फीचर मैट्रिक्स जिस वेरिएबल आप स्टोर करते हैं वो कैपिटल एक्स वेरिएबल हमारा होता है। तो हम लोग भी इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। ये बंद कर दो फैन, अगर जरूरत नहीं है तो। पीछे वाला चलाना है, एसी भी बंद कर दें? सफोकेशन हो जाएगी बहुत क्लास में। ये बंद है ये वाली। आप थोड़ी इधर उधर हो जाओ, सीधी हवा आ रही होगी ना उसकी। हर चीज बताइए। हेलो। बोलिए सर। सर आपने इसमें नमपाई एरे का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमने इंपोर्ट तो किया ही नमपाई को। जब हम numpy लाइब्रेरी का कोई फंक्शन कॉल करेंगे यूजिंग एनपी सिंटैक्स, लाइक एनपी डॉट कोई भी फंक्शन मैं कॉल करूं, तो मैं ऐसा तब कर पाऊंगा जब मैंने पहले numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट कोई भी numpy फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ एनपी पर, इनडायरेक्टली मुझे एक numpy एरे मिल रहा है, तो मुझे numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अब मुझे अगला काम क्या करना है? अगला काम करना है टारगेट के लिए वेक्टर बनाना। टारगेट के लिए वेक्टर बनाना, ये कैसे बनाओगे टारगेट का वेक्टर? तो फिर से स्लाइस करेंगे डेटा फ्रेम को, df डॉट आई लॉग। ये पूछेगा कितनी रोज,
कितने कॉलम? तो बताओ कितनी रोज चाहिए? सारी रोज चाहिए? ये लो। कॉलम कितने चाहिए? बस एक ही चाहिए। और बंडी एरे में चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा सीधा? उस कॉलम का इंडेक्स जो मुझे चाहिए। तो आखिरी कॉलम का इंडेक्स क्या होगा? सबसे सस्ता तरीका यही है। आखिरी कॉलम का इंडेक्स -1 होगा। तो सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हमने कहा लगाओ आंखें अपनी, दौड़ाओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कॉलॉन। पूरा खेल बदल जाएगा कॉलॉन से। ठीक है। तो इस बिना कॉलॉन के जब मैं कॉलम का इंडेक्स लिखूंगा तो एग्जैक्ट वही आएगा। और कॉलॉन अगर मैंने लगा दिया, मतलब है कि शुरू से लेकर यहां तक की बात हो रही है। हम शुरू से यहां तक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये क्या करता है? ये इस पर्टिकुलर कॉलम की सारी रोज को एक सीरीज में रख कर दे देगा। तो मुझे इस बार बंडी एरे नहीं मिलेगा, सीरीज मिलेगी। ये सीरीज आ गई। अब इस सीरीज को भी हम यूज नहीं कर सकते मशीन लर्निंग में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर से ये हमारे इंडेक्स आ गए। हमें बिना इंडेक्स के चाहिए, तो सर वो क्या होता है? बंडी एरे। तो सीरीज और बंडी एरे में यही डिफरेंस होता है। नंपाई बंडी एरे में सिर्फ डेटा डेटा होता है, उसका इंडेक्स होता है बट दिखता कहीं नहीं है। लेकिन सीरीज में जो भी डेटा है उसका इंडेक्स भी साथ में दिखता है। ठीक है। तो अब कैसे करें सर इसको नंपाई बंडी एरे में कन्वर्ट? फिर से डॉट वैल्यूज। तो सर डॉट वैल्यूज तो 2D एरे बनाता है। डेटा फ्रेम पर जब कॉल करते हैं तो 2D एरे बनाता है। सीरीज पे डॉट वैल्यूज लगाते हैं तो वो बंडी एरे बनाता है। ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डॉट वैल्यूज। आ गया बंडी एरे। क्या कर रहा है ये? इट विल स्लाइस ऑल रोज एंड लास्ट कॉलम, देन कन्वर्ट रिजल्ट टू बंडी एरे। सर इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। हमने कहा कर लेते हैं। अब इसको जिस वेरिएबल में मशीन लर्निंग प्रोग्रामर्स स्टोर करते हैं उसका नाम होता है स्मॉल वाई। यही क्या कहलाता है हमारा? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ये क्या हो गया? टारगेट वेक्टर। यही हमारा टारगेट वेक्टर कहलाता है। अब मेरे पास मेरे डेटा सेट को मैंने फीचर मैट्रिक्स और टारगेट में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला काम क्या होगा? अगला काम होता है मशीन लर्निंग की किस एल्गोरिथम का आप यूज करना चाहते हैं इस डेटा से सीखने के लिए जो एक्स और वाई में आ गया है। तो मशीन लर्निंग की जिस एल्गोरिथम का आप यूज करना चाहते हैं उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में लेकर आइए। तो हम एक एल्गोरिथम है जो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के अंदर फ्रॉम sklearn डॉट नेवर्स इंपोर्ट के नेवर क्लासीफायर। sklearn लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है। प्रोग्रामिंग में ये एक पैकेज है। नेवर्स उसके अंदर का एक मॉड्यूल है। उसके अंदर का एक मॉड्यूल है। के नेवर क्लासीफायर ये एक क्लास का नाम है। और कॉन्सेप्चुअली यही मेरी एल्गोरिथम है। तो जितनी भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं
प्रोग्रामेटिकली आपको क्लास बनाकर दी गई है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने भी पाइथन में क्लास पढ़ी थी, क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम की। इसी तरह से हमने क्लास बनाई थी अकाउंट नाम की। तो इसी तरह से जब एल्गोरिथम बनाई गई है तो वो एक क्लास के थ्रू बनाई गई है। तो इंटरनली कुछ ऐसे रहा होगा, क्लास की नेवर्स क्लासीफायर, ऐसे करके कुछ रहा हो। अभी हम पहली बार एल्गोरिथम को प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। आगे जब भी मशीन लर्निंग की जितनी भी एल्गोरिथम्स हम यूज करेंगे, सिंटैक्टिकली दे ऑल आर क्लासेस। किसी भी मॉड्यूल में क्या क्या हो सकता है, किसी भी मॉड्यूल के अंदर, सर ये मॉड्यूल और पैकेज का पिक्चराइजेशन कर सकते हो? हमने कहा कर सकते हैं, करके दिखाओ। तो पैकेज इज इक्वल टू फोल्डर, मतलब एक फोल्डर है और उस फोल्डर का नाम एस के लर्न होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर में फोल्डर होगा मूवीज नाम से, सॉन्ग्स नाम से, ऐसे जहां पर मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी एनाकोंडा ने रखी होगी, वहां पर एक फोल्डर होगा एस के लर्न नाम से। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा? इस फोल्डर के अंदर एक आपको प्रोग्राम मिलेगा और उस प्रोग्राम का नाम होगा नेवर्स डॉट पी वाई। नेवर्स डॉट पी वाई नाम की एक फाइल होगी। तो अब पिक्चर ऐसे बना लो, ये वो फाइल है। ठीक है। अब तक हमने सुना था कि किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में फंक्शन होते हैं, हो सकते हैं फंक्शन ऐसे कर, F1 F2 F3 F4 कितने भी हो सकते हैं। उसी तरह से किसी भी पाइथन प्रोग्राम में क्लास भी हो सकती है ऐसे कर। तो यहाँ पर एक इस तरह से क्लास रही होगी जिसका नाम होगा के नेवर क्लासीफायर, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इस तरह से ये क्लास रही होगी के नेवर क्लासीफायर। अब मैं अगर इसको इंपोर्ट करना चाहता हूं तो पहले ये जिस मॉड्यूल में, उसको मुझे देखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। किसी पाइथन प्रोग्राम को जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो इस तरह से मैंने लिखा फ्रॉम एस्केलर्न, एस्केलर्न पैकेज से जो मॉड्यूल है नेवर्स, इसके अंदर जो क्लास है वो हमने इंपोर्ट कर। ठीक है। तो ये इसका पिक्चराइजेशन हो गया अगर आप इस लाइन को समझ रहे हैं तो। ठीक है। ये पैकेज, पैकेज इज जस्ट लाइक ए फोल्डर, उसके अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल इज ए पाइथन प्रोग्राम। जैसे आज तक हम कभी बनाते थे आइडल पे पाइथन प्रोग्राम डॉट पीवाई फाइल, उसको मॉड्यूल कहते हैं। और फिर उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग किसी भी मॉड्यूल से फंक्शन और वेरिएबल को इंपोर्ट करते थे क्योंकि हम उतना ही ज्यादातर यूज करते थे। हम किसी मॉड्यूल के अंदर कोई क्लास है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस लाइन को रन कर दिया। तो अगला स्टेप समझ में आ गया, इंपोर्ट द एल्गोरिथम। तो ऑल द एल्गोरिथम्स आर रिप्रेजेंटेड बाई क्लासेस इन एस्केलर्न लाइब्रेरी। एक सरल पहचान देने के लिए एस्केलर्न ने क्या करा, जितनी भी क्लासेस बनाई हैं उन सारी क्लास का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट कराए। जितने भी फंक्शन एस्केलर्न लाइब्रेरी के अंदर हैं उनका नाम लोअर केस में उन्होंने रखा हुआ है। इससे आपको सिंटैक्टिकली पहचानना आसान हो जाता है कि ये क्लास का नाम है कि फंक्शन का नाम है। तो जब भी कैपिटल लेटर से कोई भी चीज इंपोर्ट होती हुई आपको नजर आएगी तो
कॉन्सेप्चुअली आप उसे कुछ भी कह दो, जैसे आपने अभी एल्गोरिथम कह दिया, बट सिंटैक्टिकली वो एक क्लास ही है, कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई। आगे बढ़ो। अब अगला स्टेप ये कहता है कि इस एल्गोरिथम क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? किसी भी क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पाइथन में, तो कैसे क्रिएट करते हैं? उस क्लास का नाम लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? कॉल करते हैं, इसके आगे कॉल सिंबल लगाते हैं। जैसे किसी फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स होता है, सेम किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है। सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि कॉल से पहले फंक्शन के नाम की जगह क्या लगा देते हैं? क्लास का नाम लगा देते हैं। ठीक है। तो ये उस एल्गोरिथम क्लास का आपने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम रख लो, जो भी नाम रखना चाहो। इसका नाम ऑब्जेक्ट है ओ रख लो, इसका नाम के रख लो, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, कुछ भी रख लो। हमने कहा फिर चलो दुनिया में घूमते हैं और जितने भी मशीन लर्निंग प्रोग्रामर्स मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई जब आप अपनी एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो कोई इसका भी नाम रखने का कन्वेंशन है? अगर है तो बता दो, फिर उसी नाम से हम भी रख लेते हैं। क्योंकि कल को जब हम और आप लोग मिलेंगे, तो एक दूसरे के कोड को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएं, किसी ऑब्जेक्ट को बनाएं, तो हमारी मर्जी, हम जिस नाम से चाहे उस नाम से बनाएं, कोई रोकने वाला हमें नहीं है। लेकिन हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कल को हम जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, वहां पर जरूरी नहीं है सारे हमारे बैच के स्टूडेंट मिलेंगे हमें। हो सकता है कोई कहीं से पढ़कर आया है, कोई कहीं से पढ़कर आया है। तो अगर हम अपने अपने नाम रख लेंगे, तो एक दूसरे के कोड को समझने में हमें दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, सब लोग वर्ल्ड वाइड जितने मशीन लर्निंग प्रोग्रामर हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हैं, चाहे जापान के हैं, चाहे चाइना के हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, तो फिर हम किसी भी कंट्री के मशीन लर्निंग प्रोग्रामर से आसानी से बात कर सकते हैं कोड के थ्रू। तो इसका नाम आता है मॉडल। तो वो ऑब्जेक्ट जो हम अपनी एल्गोरिथम क्लास का बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉडल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इंटरव्यू में आप जब जाते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडल क्या होता है। आप बोलेंगे मॉडल इज नथिंग, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एल्गोरिथम क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? मॉडल क्या है? मॉडल एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट तो एम्प्लॉय क्लास का भी हो सकता है, डिक्शनरी का भी हो सकता है, लिस्ट का भी हो सकता है, उसको मॉडल कहोगे? हमने कहा नहीं, क्योंकि आपने शर्त क्या लगा दी? हर ऑब्जेक्ट को मॉडल नहीं कहते। जो एल्गोरिथम क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं, उनको मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो मॉडल क्या है समझ में आ गया। अब यहां पर जब आप किसी भी एल्गोरिथम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जिसको हम मॉडल कहते हैं, उस मॉडल की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है अनट्रेन्ड मॉडल, और दूसरी अवस्था होती है ट्रेन्ड मॉडल। अब सर इस बात को मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ड्यूकैट है, ये आप हैं। आपने ड्यूकैट में एडमिशन ले लिया। ठीक है। अभी आपकी पहले दिन है, अभी आप पहले दिन पर हैं, कोई क्लास नहीं हुई है। आप अपने आप को क्या मान लो? जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है, मशीन लर्निंग की भाषा में आप एक मॉडल हो। मशीन लर्निंग की भाषा में क्या बोलेंगे? आप एक मॉडल हो। अब ये बताओ, आप ड्यूकेट में क्या करने आए हो? सीखने आए हैं, ट्रेनिंग लेने आए हैं, यही तो कहोगे। पढ़ने आए हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अभी आप पहले दिन है, तो आप अभी ट्रेंड है कि अनट्रेंड है? फर्स्ट डे, यानी कि अभी आपका फर्स्ट डे है। तो अभी आप ट्रेंड है अनट्रेंड है? हमने कहा अनट्रेंड है, अभी तो कुछ नहीं पता हमें। कोई कुछ पूछ लेगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे अभी तो। अभी हम अनट्रेंड है। अब आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग आपको कैसे मिलेगी? आपको एक सिलेबस दिया गया, एक कंटेंट है।
उस कंटेंट में लिखा हुआ है, लिस्ट पढ़ाएंगे, टपल पढ़ाएंगे, वेरिएबल पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, पूरा कंटेंट आपको हमने दे दिया। तो ये कंटेंट क्या कहलाएगा? आपका डेटा कहलाएगा, यानी कि ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब क्या करना है? आपको इस एक्सपीरियंस पर ट्रेनिंग मिलेगी, इस डेटा पे ट्रेनिंग मिलेगी आपको, यही तो होगा। अब इस डेटा पे ट्रेनिंग कौन देगा? तो सर कोई ट्रेनर होगा जो हमें ये डेटा के अकॉर्डिंग, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक। ये ट्रेनर है कोई जो इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी जो आपका डेटा सेट है, ये आपका कंटेंट, इसके अकॉर्डिंग हमें सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा हमारे लिए। अब ट्रेनर का नाम ए भी हो सकता है, ट्रेनर का नाम बी भी हो सकता है, ट्रेनर का नाम सी भी हो सकता है, ट्रेनर का नाम डी भी हो सकता है, कई ट्रेनर हो सकते हैं। सारे ट्रेनर उसी सिलेबस को पढ़ाएंगे, चाहे आप ए ट्रेनर के साथ जाएं, चाहे बी ट्रेनर के साथ जाएं, चाहे सी ट्रेनर के साथ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? सबको पढ़ाना तो वही सिलेबस है जो हमने एडमिशन के टाइम पर आपको बताया था। तो अब ये बताओ, आपकी ट्रेनिंग उसी डेटा पर ए ट्रेनर से हो, या बी ट्रेनर से हो, या सी ट्रेनर से हो, तो आपकी ट्रेनिंग में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेटा सेट सेम है, सिलेबस तो सेम है, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, सिलेबस तो सारे पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेनर के बदलने से मॉडल की ट्रेनिंग में फर्क पड़ सकता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स कहते हैं। ये क्या है? एल्गोरिथम्स हैं। सेम डेटा पर आपके मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, सेम डेटा पर ट्रेनिंग देने की अलग अलग एल्गोरिथम हो सकती हैं, फर्क पड़ता है मॉडल की ट्रेनिंग पे, कौन सी एल्गोरिथम्स आप देना चाहते हो, कौन सी से नहीं देना चाहते हो। समझ में आ रही है कहानी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस और एआई में है। अब मान लीजिए आप मेरे पास आ गए, नहीं सर हमें ना एचटीएमएल पढ़ा दो, हमें जेंगो पढ़ा दो, तो आपकी ट्रेनिंग बेकार कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे वो आती ही नहीं है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर अलग अलग तरह के डेटा के हिसाब से आपको ट्रेनर दिया जाएगा। अगर आप एआई पढ़ोगे, अगर आप डेटा साइंस पढ़ोगे, अगर आप एनालिटिक्स पढ़ोगे, तो शायद मेरा बैच मिलेगा आपको। नहीं सर हमें तो एचटीएमएल पढ़नी है, हमें तो जेंगो पढ़नी है, तो मेरा बैच नहीं मिलेगा आपको, किसी दूसरे का मिलेगा जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। समझ में आ रही? डेटा के हिसाब से ट्रेनर आपको असाइन किए जाएंगे। इसी तरह से हमारे डेटा के भी वैरायटी होती है, उसके हिसाब से एल्गोरिथम हमें डिसाइड करनी होती है। हर एल्गोरिथम हर डेटा पे अच्छा काम नहीं करती है। आपका डेटा क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आपका डेटा इमेजेस की फॉर्म में है, आपका डेटा रो कॉलम की फॉर्म में है, आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, आपका डेटा ऑडियो है, आपका डेटा क्या है, डेटा का क्या नेचर है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सी एल्गोरिथम आपके लिए सही रहेगी। कोई ट्रेनर ज्यादा टाइम लेगा आपको पढ़ाने में, कोई ट्रेनर कम टाइम लेगा, सेम कहानी यहाँ पर है। कोई एल्गोरिथम ज्यादा समय लेगी ट्रेनिंग देने में, कोई एल्गोरिथम कम समय लेगी। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एल्गोरिथम होती हैं। तो अभी जब आपने किसी एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस समय आप अनट्रेन्ड मॉडल कहलाओगे। उस समय इस मॉडल को बोला जाता है अनट्रेन्ड मॉडल। ये अभी अनट्रेन्ड मॉडल है, फर्स्ट डे है, अभी इसने एडमिशन लिया ही है बस। ठीक है। अब ये इसका ट्रेनर हो गया, इस मॉडल का ये ट्रेनर हो गया। इस ट्रेनर के थ्रू अब क्या मिलेगी हमें? ट्रेनिंग मिलेगी। तो कल को अगर मैं आपसे कहूं कि और एल्गोरिथम होती हैं, तो बस यहाँ पर एल्गोरिथम का नाम बदल देंगे। परसों कोई तीसरी एल्गोरिथम आ जाएगी तो बस यहाँ बदल देंगे, बाकी सब कुछ कहानी सेम रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सर वो सिलेबस पढ़ना है, हमें सिलेबस पढ़ा दो। तो सिलेबस कहाँ से आएगा?
तो सिलेबस लाने के लिए ये रहा हमारा सिलेबस, ये रखा है। ये हमारा क्या कहलाएगा? सिलेबस कहलाएगा। ये हमारे कंटेंट कहलाएंगे, जो हमने फीचर मैट्रिक्स और टारगेट में अलग अलग कर लिए हैं। ये हमारा डेटा है। अब हमें इस मॉडल को, इस एल्गोरिथम की मदद से इस डेटा की ट्रेनिंग देनी है। कैसे दोगे? तो ये जो मॉडल ऑब्जेक्ट है, इस मॉडल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है फिट। फिट मेथड इज लाइक, जैसे आपकी क्लास चल रही है, तो फिट मेथड का मतलब है मॉडल को क्लास में ले जाकर पढ़ाता है ये। तो डेटा कहाँ है, किस डेटा से पढ़ाएगा? तो फिट मेथड को हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं कॉन्सेप्चुअली। पहला आर्गुमेंट होता है फीचर मैट्रिक्स और दूसरा आर्गुमेंट होता है टारगेट वेक्टर। सिंटैक्टिकली पहला आर्गुमेंट नंपाई 2D एरे या कोई भी चीज जो 2D एरे के इक्विवेलेंट है, लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट होता है बंडी एरे या कोई भी चीज जो बंडी एरे के इक्विवेलेंट है। वो हमारा लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली मुझे फिट मेथड में दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्गुमेंट हमारा होता है फीचर मैट्रिक्स। मेरे वाले प्रोग्राम में मैंने फीचर मैट्रिक्स को किस वेरिएबल में रखा हुआ है? कैपिटल एक्स। दूसरा आर्गुमेंट मुझे पास करना होता है फिट मेथड के अंदर टारगेट वेक्टर। टारगेट वेक्टर को मैंने अपने प्रोग्राम में किस वेरिएबल में रखा हुआ है? कॉन्सेप्चुअली हम फिट मेथड को जब यूज करते हैं तो फिट मेथड में हम पास करते हैं फीचर मैट्रिक्स। फीचर मैट्रिक्स, हाँ, क्या चीज? अभी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपका अच्छा है। ये हो गया हमारा टारगेट वेक्टर। ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है फिट मेथड का। और जब हम इस तरह से अपना काम करते हैं, अब हमारा क्या कहलाता है? मॉडल ट्रेंड हो गया, ट्रेंड मॉडल। इस लाइन के चलते ही हमारा मॉडल क्या हो गया? ट्रेन हो, मतलब आपका 6 महीने का कोर्स खत्म हो गया। ये लाइन 6 महीने आपके काट देगी। इस कहानी के अकॉर्डिंग, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उस कहानी का इस लाइन का कनेक्शन है कि ये 6 महीने गुजर गए, हमारा सिलेबस पूरा हो गया। पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक की ट्रेनिंग इस लाइन के थ्रू यहाँ पर हो जाती है। अब इनका क्वेश्चन क्या है? सिंटैक्टिकली अगर मैं देखूं तो मॉडल एक ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं डॉट लगाता हूं तो उसके आगे एक मेथड कॉल करना होता है। सिंटैक्टिकली ये मेथड तभी चलता है जब ये मेथड को उस क्लास में डिफाइन किया गया हो जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब इनका क्वेश्चन ये था कि सर कल को अगर मैं एल्गोरिथम बदलता हूं, यहां पर मैंने डिसीजन ट्री लगा दिया, या मैंने यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट या एसबीएम एल्गोरिथम लगा दी, या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगा दी, तो क्या उस पर भी ट्रेनिंग देने के लिए फिट मेथड ही चलेगा? आंसर है यस। जितनी भी एल्गोरिथम क्लासेस हैं एसकेलर लाइब्रेरी में, हर क्लास के अंदर फिट नाम का मेथड ही होता है। अगर अलग अलग नाम से मेथड होता तो एज ए प्रोग्रामर मुझे काफी याद रखना पड़ता। अब मशीन लर्निंग बनाने वाले ने यहाँ पर क्या यूज करी है? पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करा है। आपको सिर्फ बोलना है, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, भूल जाओ, वो कोई चिड़िया का नाम भी था। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब था वन नेम मैनी फॉर्म। एक ही मेथड है, इसकी अलग अलग फॉर्म है। ये केनेवर के लिए भी है, ये डिसीजन ट्री के लिए भी है, ये रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी है। भूल जाओ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, बस इतना याद रखो कि जितनी भी एल्गोरिथम क्लासेस होंगी हर किसी के ऑब्जेक्ट पर फिट मेथड चलेगा। ठीक है। तो ट्रेनिंग देने का एकमात्र मेथड है एसक्यूएल लाइब्रेरी में फिट मेथड। एल्गोरिथम कोई सी हो फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या बोलेंगे? इस लाइन पर हम बोलेंगे मॉडल अनट्रेन्ड है। इस लाइन के चलते ही हम बोलेंगे मॉडल ट्रेन हो गया। तो ये लाइन में मॉडल ट्रेनिंग दी जाती है और जैसे ही लाइन खत्म हो जाएगी मॉडल हमारा ट्रेंड होगा।
चला दो, मॉडल हमारा ट्रेन हो गया, मतलब आपका सिलेबस खत्म, कोर्स खत्म हो गया। ठीक है। अब हम मशीन लर्निंग की भाषा में क्या बोलेंगे, मॉडल को ट्रेन कर दिया गया। ठीक है। अब इस मॉडल से आप क्या कर सकते हैं, आप जो फीचर मैट्रिक्स आपने दिए है, जो फीचर मैट्रिक्स आपने इसे दिए है, किसी अनसीन सैंपल की फीचर मैट्रिक्स आप इसे दो, ये आपको उसका प्रिडिक्शन ला कर देगा। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव था कि मेरे पास एक फ्रूट है जिसकी डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है और उसका जो वेट है वो 50 ग्राम है। अब बताओ, अब बताओ कि ये फ्रूट क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जिसको ट्रेन कराया वो बताएगा। भाई इंटरव्यू आप ही का तो होगा, भाई आप ही को तो नौकरी चाहिए आगे, तो आप ही का इंटरव्यू, आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मॉडल को बताना है कि मॉडल आपकी ट्रेनिंग हो गई है, अब उस ट्रेनिंग में आपने क्या देखा, आपने जो भी देखा उसके हिसाब से हमें बताओ कि अगर आपको हम ये पूछें तो ये किस फ्रूट का एक अंदाजा हो सकता है कि डायमीटर इतने पर और वेट इतने पर ये क्या होगा। तो मॉडल करा ठीक है लाओ मुझे दो। तो मॉडल के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मेथड सिंटैक्टिकली के नेवर क्लासिफायर नाम की क्लास का मेथड है। कॉन्सेप्चुअली जितने भी एल्गोरिथम्स हैं सबके अंदर प्रिडिक्ट नाम का मेथड भी होता है, लाइक फिट। तो हमें कभी दोबारा इस मेथड को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल चाहे किसी भी एल्गोरिथम से बनाओ, आपका मॉडल का फिट मेथड ट्रेनिंग के लिए और प्रिडिक्शन करने के लिए प्रिडिक्ट मेथड यूज किया जाता है। अब बात आती है कि प्रिडिक्ट मेथड में यहाँ पे कुछ लिखना है क्या। जैसे फिट मेथड में आपने दो चीजें पास करनी होती थी, फीचर मैट्रिक्स और टारगेट। तो प्रिडिक्ट मेथड कह रहा है हाँ मुझे चाहिए, क्या चाहिए, जिस सैंपल का प्रिडिक्शन करना चाहते हो उस सैंपल की फीचर मैट्रिक्स, मतलब जिस सैंपल का प्रिडिक्शन करना है। हमने कहा सैंपल की डायमीटर 2.5 है और वेट 50 ग्राम है। तो हमने कहा एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों को एक एरे में रखो या लिस्ट में रखो। हमने कहा लो रख लो, चलो यहीं रख लो, ऐसे करके। तो ये डी और ये डब्ल्यू। तो सर ऐसे कर दें तो पहले डब्ल्यू फिर डी। तो मॉडल ये कह रहा है कि आपने मुझे ट्रेनिंग में जो फीचर मैट्रिक्स दी थी उसमें पहले क्या था, उसी क्रम में मुझसे प्रिडिक्शन कराना। तो आप अपनी एक्स में देखो, इस एक्स में पहले क्या आया होगा, डायमीटर, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा, वेट। तो आप भी ऐसे ही करोगे, पहले डायमीटर दोगे, पहले वेट दो और फिर वेट दोगे। और सर अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख दूं कि इसका कलर रेड है, एरर आ जाएगी। मॉडल कह रहा है कि मुझे ट्रेनिंग में जितने फीचर दिखाए गए थे प्रिडिक्शन में उतने ही फीचर मुझे चाहिए, ना कम ना ज्यादा, उसी क्रम में चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मॉडल ये कह रहा है कि मुझे एरे नहीं चाहिए, ये तो एरे के बराबर हो गया, लिस्ट एक एरे के बराबर है, 1D एरे के बराबर है, मुझे मैट्रिक्स चाहिए। तो क्या करो, इसको उठाकर एक और एरे में रख दो। तो प्रिडिक्ट मेथड कॉन्सेप्चुअली जिस सैंपल का प्रिडिक्शन आप कराना चाहते हो उसके फीचर की मैट्रिक्स मांगेगा। सिंटैक्टिकली हम 2D एरे पास करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। अब प्रिडिक्ट मेथड क्या करेगा, प्रिडिक्ट मेथड हमें इस वाले सैंपल का प्रिडिक्शन वापस कर देगा, हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर प्रिंट करा के देख लो। प्रिडिक्ट के अंदर हम 2D एरे पास करेंगे, फीचर मैट्रिक्स पास करते हैं, मैट्रिक्स पास करते हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट लिख देते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर फीचर मैट्रिक्स, यानी कि 2D एरे पास कर। रुकेंगे एक मिनट जरा।
तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन ये अब रन करा देते हैं। 11G बनाना होगा। अब कहीं पूरे प्रोग्राम में कहीं आपने इफ एल्स लगाया, इफ डायमीटर इज ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस एंड वेट इज ग्रेटर देन दिस लेस देन, अभी आप अगर मशीन लर्निंग यूज नहीं करते तो आप क्या करते बिना मशीन लर्निंग के? इस डेटा में आप एक ट्रेंड देखते हैं कि डायमीटर कहाँ से कहाँ तक की रेंज में आ रहा है, वेट कहाँ से कहाँ तक की रेंज में आ रहा है, इफ एल्स लगाकर लॉजिकल एंड और ऑपरेटर लगाकर तब आप अपना आंसर दे सकते थे। लेकिन अब पूरे प्रोग्राम में कहीं आपका इफ एल्स नहीं है। ध्यान से देखो, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली प्रिडिक्ट मेथड में इफ एल्स चल रहा होगा, लेकिन आपकी हेडक नहीं है। वो इफ एल्स जो चल रहा होगा वो बहुत ज्यादा जनरलाइज एक मैनर में लिखा गया होगा। चलो, जो लोग कर रहे हैं इतना करो पहले। इफ एल्स में देखो प्रॉब्लम पता क्या आएगी। अच्छा, मान लो मैं आपसे कहूं कि मशीन लर्निंग की दुनिया खत्म हो गई, इफ एल्स ही एक जरिया बचा। इफ एल्स, तो अगर मैं इफ में कुछ लिखूं यहाँ पर और एल्स में यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं, तो मान लो मैंने ढूंढ ढांड के कुछ लिख दिया कि भाई इफ डायमीटर is greater than equal to this and diameter is less than equal to this, जो भी था मैंने लिख दिया अपना यहाँ। ठीक है, साथ ही साथ एंड, फिर साथ में मैंने बना दिया इसके लिए वेट के लिए भी मैंने कोई कंडीशन लगा दी यहाँ पर, तो एप्पल आ जाए। एल्स मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भाई बनाना आ जाए। अब ये बताओ, कल को अगर मैं एक दूसरा डेटा सेट ले आऊं जिसमें कोई और फ्रूट हो, तो जरूरी है उसकी डायमीटर की वैल्यू और वेट की वैल्यू वही होगी जो मैंने यहाँ लिखी है? वो कुछ और हो सकती है। अब आपको अपना इफ एल्स के जो रूल हैं बदलने पड़ेंगे। और अगर मैं कोई ऐसा डेटा ले आए जिसमें 5 फ्रूट के नाम थे, तो सर ये कोड बेकार हो गया, फिर तो आपको इफ एलिफ 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 लगाने पड़ेंगे 4-5। मशीन लर्निंग का फायदा यह है कि कल को डेटा बदलेगा तो प्रोग्राम में चेंज नहीं करना है। सेम प्रोग्राम दूसरे डेटा के साथ चला दो, चाहे उस डेटा में 3 फ्रूट हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे फ्रूट का डायमीटर हो, चाहे फ्रूट का फीचर एक और बढ़ जाए, चाहे उसमें कलर आ जाए, चाहे उसमें टेक्सचर आ जाए, चाहे उसमें कुछ भी आ जाए, आपका प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। डेटा चेंज हो जाए लेकिन प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। मतलब एक ट्रेंड को कैप्चर करना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा काफी। ठीक है, चलो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मान लो मेरे पास ना 2 फ्रूट हैं, मुझे उन दोनों का प्रिडिक्शन करना है, दोनों फ्रूट का प्रिडिक्शन करना है, तो 2 बार प्रिडिक्ट मेथड कॉल करें? हमने कहा नहीं। फीचर मैट्रिक्स क्यों दी जाती है उसका आंसर शायद समझ में आ जाए। क्योंकि आप प्रिडिक्ट मेथड को एक बार में मल्टीपल सैंपल्स के फीचर दे सकते हैं। जैसे पहले का दिया मैंने कि भाई 2.1 डायमीटर है, कॉमा 25 आपका वेट है, बंडी एरे खत्म, कॉमा दूसरा बंडी एरे शुरू हो गया कि भाई 4.1 डायमीटर है और 90 आपका, दोनों के प्रिडिक्शन एरे में रखकर वापस कर देगा कि भाई ये बनाना होगा, ये एप्पल होगा। तो इस तरह से एक बार में हम कितने भी सैंपल के प्रिडिक्शन करा सकते हैं, जितने चाहें उतने सैंपल के प्रिडिक्शन आप अपने करा सकते हैं। इसीलिए आपको वो सारे सैंपल एक और एरे में रखकर देने होते हैं। आसान और तरीके से आप समझो, हर सैंपल एक बंडी एरे है, फिर उन सारे सैंपल को भी एक और एरे में रखना होता है, इसलिए वो मेरा मैट्रिक्स बन जाता है। अब हमारी मजबूरी ये है कि अगर मैं एक ही सैंपल का प्रिडिक्शन कराऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसे ही दे दूं। रूल है कि देना तो आपको मैट्रिक्स ही पड़ेगी, भले ही सैंपल एक दो चाहे 1000 दो, उससे फर्क नहीं है। ठीक है, इसलिए जब मैं एक सैंपल देता हूं तो हमें लगता है कि बिना मतलब परेशान कर रहे हैं हमारे लिए,
लेकिन जब मैं इस वाले पॉइंट पर आता हूं तो आपको लगता है नहीं, बात तो सही है, क्योंकि हमें प्रिडिक्ट मेथड में ये फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल सैंपल को ही एक बार में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बार बार प्रिडिक्ट मेथड को लूप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आप बात ध्यान से देखो, प्रिडिक्ट मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो एक स्ट्रिंग नहीं है, एक लिस्ट है, एक एरे है। क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यू रखी जा सकती हैं। कितनी वैल्यू आएंगी रिजल्ट में? उतनी जितने आपके सैंपल थे उस प्रिडिक्ट मेथड के मैट्रिक्स में। ठीक है, यहां देखो, यहाँ आपके मैट्रिक्स में एक ही सैंपल है, इसलिए इस एरे के अंदर एक ही रिजल्ट है। यहाँ पर दो सैंपल हैं, इसलिए दो रिजल्ट हैं। उसी क्रम से, जिस क्रम के सैंपल हैं उसी क्रम के रिजल्ट हैं। तो ये पहले वाले का रिजल्ट है, ये दूसरे वाले का रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि ये पहले वाले का, ये दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस ऑर्डर में सैंपल रखे हैं उस ऑर्डर में ही हमें वापस करे जा रहे हैं। क्या रखे हैं बता दूं, मुझे जो कहोगे वो रख दूंगा। 2.3, वेट कितना रखूं बताओ? 60 रख दूं? बनाना बता रहा है। अर्पण बताइए। तो सर यहाँ फीचर मैट्रिक्स अगर मेरा मल्टीपल रहेगा तो सर आपने यहाँ दिखा दिया मैनुअल लिख के सर, एरे 2D एरे के अंदर सर। तो मुझे यहाँ लिस्ट के अंदर डालना होगा क्या सर? D = 2.5 कॉमा ये लिस्ट के अंदर आएगा क्या सर? कहाँ पर? जो वेरिएबल हमने D = 2.5 बनाया है सर, हाँ। और वेट = 50 ग्राम। तो यहाँ अगर मल्टीपल अगर सर फीचर मैट्रिक्स है तो इसको लिस्ट में लेना होगा क्या सर? नहीं, मल्टीपल फीचर मैट्रिक्स नहीं हो सकते। फीचर मैट्रिक्स तो एक ही होगी, उसी मैट्रिक्स में सारे सैंपल होंगे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। एक तो ही फीचर सैंपल मैट्रिक्स का। सैंपल तो सर आपने लिख दिया सर मैनुअल, अगर मुझे कहीं से अगर पिक करना है, जैसे वेरिएबल से पिक करना है D और W, तो वहां पे सर कैसे लिस्ट में बनाना पड़ेगा सर, क्या ऊपर में सर? लिस्ट में बना यहाँ लो, डेटा फ्रेम में रख लो, एक्सेल फाइल, सीएसवी कहीं भी हो सकता है। तो जैसे आपका डेटा एक्सेल सीएसवी फाइल में था, अब आप उसे डेटा फ्रेम में लाए, फिर डेटा फ्रेम से आपने उसे कन्वर्ट करा इस तरह से। तो इस तरह से अगर आपके पास डेटा किसी फाइल में रखा है जिसको प्रिडिक्ट करवाना है, तो पहले आप उसे रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ ना, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लीजिए मैंने एक मैनुअली एक्सेल फाइल बनाई, आपको बनाने की घर पे जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा करूँ। और यहाँ पर मैंने रख दिया, मान लो डायमीटर, और यहाँ कर दिया मैंने वेट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ डायमीटर कर दिया मैंने 2.4 और वेट कर दिया 35। फिर मैं आगे बढ़ा और डायमीटर कर दिया 4.5 और वेट कर दिया 90। फिर आगे बढ़ा 3.1 और ये कर दिया मान लीजिए 56। तो इस तरह से और भी हो सकते हैं, हम समझ में आ गया सर। अब इसको मैंने सेव कर दिया फाइल, इसका छोटा सा नाम दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। मैंने इसका नाम कर दिया अनसीन डेटा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं सर उस फाइल में जो सैंपल्स हैं उनका प्रिडिक्शन कर दो। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पांडास के थ्रू रीड करेंगे उस एक्सेल फाइल को। ध्यान रखना एक्सेल फाइल बनाई थी मैंने, सीएसवी नहीं बनाई थी, है ना? तो एक्सेल लिखना, रीड_एक्सेल। ये मत कहना कि सर यहाँ तो रीड_CSV लिखा है, क्योंकि वो फाइल सीएसवी फाइल थी। और जो मैंने अभी अनसीन डेटा जिसमें रखा है वो एक्सेल फाइल रखी है। तो आप जो भी रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं रख लेना। कहाँ रखी है आपने ये? करंट फोल्डर में। अगर कहीं और रखी होती तो पूरा पास लिखता है ऐसे कर। तो करंट फोल्डर में रख दिए जहां पर जुपिटर फाइल चल रही है, तो पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो ये डेटा आपका डेटा फ्रेम में आ गया। मान लो इसका नाम कर दिया मैंने डेटा फ्रेम 2, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को, इसमें टारगेट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे टारगेट पता होता तो प्रिडिक्शन क्यों कराऊंगा? मुझे टारगेट ही तो नहीं पता है। यही तो मुझे अनसीन डेटा का फायदा है। तो अब इस पूरे डेटा का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मैट्रिक्स। तो किसी भी डेटा फ्रेम की मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जस्ट उस पर क्या लगाते हैं? डॉट वैल्यूज। अब इसमें कुछ स्लाइस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फीचर मैट्रिक्स, इसमें ऑलरेडी फीचर ही फीचर है, टारगेट तो इसमें है ही नहीं हमारा। तो मैं लिख दूं df2 डॉट वैल्यूज। अब मैं लिखूंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें क्या पास कर दिया? df2 डॉट वैल्यूज। क्योंकि यहां से जो रिजल्ट आएगा वो एक फीचर मैट्रिक्स होगी, यानी कि एक 2D एरे होगा,
और उसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये पहले वाले सैंपल का प्रिडिक्शन आ गया बनाना, ये दूसरे वाले सैंपल का प्रिडिक्शन हो गया एप्पल, और ये तीसरे वाले सैंपल का प्रिडिक्शन हो गया। हाँ, क्या चीज? हाँ भाई, ये जो आपने प्रिडिक्ट करवाया है, ये आपने प्रिडिक्ट किससे कराया है? मॉडल ऑब्जेक्ट से। अब मॉडल ऑब्जेक्ट को तो आपने ट्रेन कर रखा है ना, ये देखो, फिट मेथड से। अगर आपने मॉडल ऑब्जेक्ट को फिट नहीं किया होता, बोलो, यही मॉडल तो चल रहा है। अब देखो, मैंने क्या करा, मैं दोबारा खेल खेलता हूँ। मैंने नया मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये बताओ, अगर मैं एक नया मॉडल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो, हाँ, तो क्या हुआ? मॉडल जब प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उसको इससे मतलब थोड़ा ना कि फाइल से डेटा आया है, कि इंटरनेट से आया है, कि सैटेलाइट से आया है। वो तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। सोचो सोचो सोचो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, वो आपके पास आया और आपसे कह रहा है कि मैंने ना एक चीज देखी, चीज जिसमें 2 पहिए थे, बीच में कुछ तार लगे हुए थे, और एक बैठने की जगह थी उस पर, और पैर से कोई उसे मार रहा था। तो आप क्या बोलोगे? बेटा वो साइकिल थी। तो इसका मतलब आपने उसे क्या बताया? टारगेट भी बताया, और आप उसे फीचर बता रहे हो। तो फीचर में क्या है? 2 पहिए, पैडल, सीट, ये सब अगर किसी चीज में हो तो उसे क्या कहते हैं? साइकिल। यानी कि ट्रेनिंग में आप क्या बता रहे हो? फीचर बता रहे हो, और साथ में क्या बता रहे हो? टारगेट बता रहे हो। अब वो बच्चे ने अगले दिन फिर से क्या देखा? ऐसी चीज देखी जिसमें 2 पहिए थे, एक सीट थी, लेकिन वो पहिए छोटे थे। उसने कल जो देखी थे पहिए बड़े थे। अब उसका दिमाग क्या बोलेगा उससे? कि लग तो वही रही है जो बताया था इन्होंने, साइकिल। तो वो क्या प्रेडिक्ट करेगा उसके लिए? साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो बच्चा सीख गया था, अब वो उस जैसी चीज का प्रिडिक्शन अपने ब्रेन में अपने आप कर पा रहा है। यानी कि जब बच्चा अपने आप से अपने सामने वाली चीज का आंसर ले रहा है, तो टारगेट वो अपने आप बताता है उसका, किस एक्सपीरियंस से, जो उसने कभी लिया था। समझ में आ रही है? तो जब हम मॉडल को फिट करते हैं, तो फिट करते समय हम उसे बताते हैं फीचर्स, कि ये डायमीटर, ये वेट। तो अब मॉडल क्या बोलेगा? ये तो कह रहे हो कि ये डायमीटर है और ये वेट है, ये तो बताओ इसे कहते क्या है? इसे साइकिल कहते हैं, बजाज कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो जितने भी मैंने यहाँ पर फीचर्स, 2 फीचर दिए, और जितने भी सैंपल दिए हैं, फीचर मतलब ये, सैंपल मतलब ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल, तो मॉडल क्या बोलेगा? हर सैंपल का मुझे आउटपुट तो बता के जाओ, तभी तो सीखूंगा मैं कि ये वैल्यूज ये होती हैं, ये वैल्यूज ये होती हैं। तो जब हम उसे सिखाते हैं, तो हम उसे अपने इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं। इट इज लाइक इनपुट, इट इज लाइक आउटपुट, तभी तो सीखेगा वो। ठीक है? अब सीख गया भाई, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा लिस्ट, और ये लिस्ट की डेफिनेशन, टपल, ये टपल की डेफिनेशन। ऐसी तो होती लर्निंग, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर बता ही नहीं रहा हूँ, तो पढ़ा क्या रहे हो फिर आप? ठीक है, चलो। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये बताओ, ये मॉडल नया मॉडल बना, इस समय ये ट्रेंड है अनट्रेंड है? जब मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो अनट्रेंड मॉडल है। मैं भूल गया, मतलब आप एलिसन ड्यूकेट में एडमिशन लेने, और आप जिद कर रहे हो कि नहीं इंटरव्यू भेज दो, मुझे आज ही भेज दो इंटरव्यू में, कोई कंपनी आई है तो आज ही भेज दो मुझे इंटरव्यू में। हमने कहा लो चले जाओ इंटरव्यू में आज ही। मतलब अब आपसे क्वेश्चन पूछना है, बताओ भाई, ये 3 सैंपल हैं, इनका आउटपुट क्या होगा? डेटा फ्रेम 2 में जो रखे हुए हैं, ये बताओ इसको क्या कहते हैं? बताओ इसको क्या कहते हैं? बताओ इसको क्या कहते हैं?
लेकिन ध्यान रखना, अभी आपकी पहला दिन है ड्यू गेट में, अभी आपकी ट्रेनिंग हुई नहीं है। सीधा आप कह रहे हैं मुझे भेज दो इंटरव्यू में, बस मैं देख लूंगा अपने आप। देखो क्या होता है। एरर आ गई सर, ये तो एरर कोई और है। ये वाली एरर देखो, नॉट फिटेड एरर। और डिटेल में बताओ। कह रहा है भी के नेवर क्लासिफायर का जो ऑब्जेक्ट है वो सभी अपने फिट तो करा ही नहीं है, पहले फिट तो करो बिफोर यूजिंग दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी मॉडल को क्रिएट करने के बाद अगर ट्रेन नहीं करते हैं और सीधा प्रिडिक्ट के लिए यूज करेंगे, एरर आ जाएगी। मतलब आप 2 साल के बच्चे को सिखा कुछ नहीं रहे हो, पूछ रहे हो बता इसे क्या कहते हैं। अरे उसे क्या पता, सिखाओ तो पहले उसे क्या कहते हैं इस चीज को। ये तो है। चलो अब सर एक सवाल सर और है सर। जैसे सर आउटपुट में सर यहाँ पे सर सिर्फ टारगेट आ रहा है, तो क्या सर आउटपुट में फीचर्स प्लस टारगेट दोनों एक साथ आ सकता है सर? जैसे 3D एरे बन के आ जाए, आप डायमीटर विड्थ और वो टारगेट भी तीनों सर एक साथ आ जाए। प्रिडिक्ट मेथड रिटर्न सिर्फ आउटपुट करेगा। आप अपने क्लाइंट से जब फाइल लाते हैं और क्लाइंट को प्रिडिक्शन देते हैं, तो वो टेक्निकल बातें नहीं जानता। तो आप उसे ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई उसने हमें जो फाइल दी, हम यहाँ पर उसका टारगेट फिल करके दे दें उसे, ताकि वो जो जिस फॉर्मेट में देखना चाहता है उसमें वो देख ले। उसे क्या मतलब कि हमारा प्रिडिक्ट मेथड फीचर नहीं देता, सिर्फ टारगेट देता है, उसको तो अपनी आसान भाषा में अपने इनपुट का जवाब चाहिए। अब ये एज ए प्रोग्रामर आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रोग्राम में दोनों चीजें हैं। ठीक है, मैं इसको फिट कर देता हूँ फिर से। मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई चलने लगा। अब देखो आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शन वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसको आप प्रिंट कराएं या जो भी करें आप जाने। अब मैं चाहता हूं कि सर एक एक्सेल फाइल मेरी बन जाए जिसमें ये सब राइट हो जाए। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो DF2 ये रहा। अब इस DF2 में मैं ऐड करना चाहता हूँ जो रिजल्ट आया था वो, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। मान लो यहाँ पे इसका टारगेट या रिजल्ट जो भी है, ठीक है, चलो रिजल्ट लिख दो, टारगेट लिख दो, जो मन चाहे वो लिख दो, इक्वल टू जो मेरा अभी प्रिडिक्शन आया था वो मैंने असाइन कर दिया। इससे क्या होता है, किसी भी डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। उस कॉलम का नाम आप बता रहे हो, उस कॉलम में वैल्यूज इस एरे से सेट हो जाएंगी। हो गई, हमने कहा देखो। अब सर इस डेटा फ्रेम को वापस से फाइल में कन्वर्ट कर दो। TF2 डॉट टू अंडरस्कोर एक्सल। टू अंडरस्कोर एक्सल नाम का हमारे पास फंक्शन होता है। अब इस एक्सल फाइल पे आप अपना डेटा लिख दो। अब इस एक्सल फाइल को कहीं बना दो, मान लो रिजल्ट डॉट XLSX, दिखाओ, निकल लो। सर ये क्यों आ गया, हट जाएगा, तुम परेशान हो। यहाँ पे लिख दो कि भाई जब एक्सेल फाइल में डेटा राइट करो तो इंडेक्स मत देना। ये लो, ये फाइल क्लाइंट को दे दो, तो ये आपको क्लाइंट से मिलेगी और अपनी फाइल क्लाइंट को दे देना। ये मिली और ये दे दो, बीच में मशीन लर्निंग। तो इस तरह से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना होता है हमारे लिए। उसको टेक्निकल भाषा नहीं आती। हाँ, उसी में रखा हुआ डेटा, यही वाला एक्स और यही वाला वाई चल रहा है। कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। देखो, हमें फीचर्स की मैट्रिक्स चाहिए। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप आई लॉक लगाते हो, जिप लगाते हो, या कोई XYZ तरीका यूज करते हो। वो आप देखो, आपको जो समझ में आता है वो आप यूज कर सकते हो। हमें इसके अंदर फीचर्स जितने थे उनकी मैट्रिक्स चाहिए। पांडा से लाओ, मशीन लर्निंग से लाओ, XYZ लाइब्रेरी इंपोर्ट करके लाओ, वो आपका काम है कैसे लाओ। मशीन लर्निंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। फिट मेथड को फीचर मैट्रिक्स चाहिए, वो कहाँ से लाए थे आप जानो कहाँ से लाए थे। ठीक है, अब खेल को थोड़ा सा बदलते हैं।
जिस मॉडल को हमने अभी फिट करा है, मैंने उससे कभी प्रिडिक्ट करना जरा। डायमीटर है 4.5। अब मैं रन कराऊं, क्या बोलेगा मॉडल? भाई कायदा है कि मॉडल को जितने फीचर पे ट्रेन किया गया था उतने ही फीचर के साथ प्रिडिक्ट कराना है और उसी ऑर्डर में देने हैं। ये बात तो स्टैंडर्ड पता थी, नहीं मानी। नहीं मानो तो तैयार रहो फिर एरर के लिए। एरर पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है एक ही फीचर आपने दिया, बट जो आपका केनेवर क्लासीफायर एल्गोरिथम थी, उसका जो मॉडल था एक्सपेक्टिंग टू फीचर्स, कह रहा था दो दो इनपुट में, क्योंकि उसने देखे ही दो है, लेकिन आपने प्रेडिक्ट में एक ही फीचर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और दे देते हैं। ये वेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और दे दिया, माना उसका प्राइस दे दिया कि भाई 5 रुपए एक है, 5 रुपए का एक है। अब पता नहीं ये क्या है, बनाना है एप्पल है, बस 5 रुपए का है। तो फिर से क्या बोलेगा मॉडल? एरर, कि भाई मुझे तो दो ही चाहिए, तीन थोड़ी मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे सब सिखाया गया है तो बस दो ही फीचर के साथ सिखाया गया था। फिर एरर आ गई। क्या कह रहा है कि तीन दे दिया आपने मुझे, मुझे दो ही चाहिए इनपुट में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई दो ही देने हैं। आपने क्या करा? आपने घुमा दिया, ये 90 ग्राम है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। मॉडल मना तो नहीं करेगा, मना थोड़ी करेगा कि भाई कम है कि ज्यादा, गिनती तो पूरी है। लेकिन रिजल्ट उल्टा सीधा कुछ भी आ सकता है। एरर नहीं आएगी, रिजल्ट तो आएगा। अब आप मॉडल से ये नहीं पूछ सकते क्यों, बनाना क्यों आया। वो अपने हिसाब से अपना कुछ लगा रहा है लॉजिक। तो ये आपको नहीं करना है, आपको ऑर्डर भी मेंटेन करना है। टारगेट एक ही रहेगा। हर से बताइए। सर जो इसमें फीचर है वो हमारा न्यूमेरिक होना चाहिए। जो फीचर है वो, न्यूमेरिक ही होना चाहिए। अब ये बातें हमें अभी डिस्कस करनी है कि हमारा जो फीचर है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो अभी हम मशीन लर्निंग के स्टेप्स को समझ रहे हैं। अब अच्छी बात है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, तो आंसर इज यस। फीचर्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इट कैन बी इंटीजर और फ्लोट, बट फ्लोट इज हमारा प्रेफरेंस। जो फ्लोट है वो प्रेफरेंस है, लेकिन अगर आप फ्लोट की जगह इंटीजर दोगे तो आपका फिट मेथड पहले उसे फ्लोट में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, टारगेट क्लासिफिकेशन में अगर हम आ रहे हैं तो इट कैन बी टेक्स्ट डेटा और इट कैन बी न्यूमेरिक डेटा, बोथ एक्सेप्टेड। ठीक है, बट फीचर्स न्यूमेरिक ही होने चाहिए। अगर फीचर में आगे आपके स्ट्रिंग आ गई तो एरर आ जाएगा, नहीं चलेगा। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे कुछ ना कुछ, वो आएगा भी जब मुद्दा उठेगा उसका। मेरे पास ऐसा डेटा भी है जिसमें मैंने ऐसा रखा हुआ है, इसी बात को समझाने के लिए। लेकिन वो आज का दिन नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको आंसर दे दिया, हाँ ये बात सही है। ठीक है, अब इस पूरे कोड को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो इस पूरे मशीन लर्निंग के खेल में हमारा फोकस किस चीज पर है? एक ही चीज पर है जिसका नाम है मॉडल। इसको क्या करना है? ट्रेन करना है, और इसी से क्या कराना है? प्रिडिक्शन कराना है। आज की क्लास से पहले कोई हमसे पूछ लेता तो हम ये कहते हैं मशीन लर्निंग से हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्शन कराते हैं। मशीन लर्निंग थोड़ी कराते हैं। मशीन लर्निंग तो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम मॉडल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। मॉडल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो आपके डेटा से ट्रेन होता है और फिर वो आपके उसी तरह के डेटा का प्रिडिक्शन करके हमें देता है। मतलब उसी तरह के डेटा का मतलब यह है कि आप इस बात के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि आपका मॉडल ये बताएगा कि वो संतरा था कि अंगूर था।
उसने क्या क्या देखे हैं, हमने कहा सेब और केला, तो बस प्रिडिक्शन में सेब केला ही आएगा, कोई तीसरा नहीं आ सकता। हमने कहा अच्छा, ये बात आपने अच्छी बताई, हम तो सोच रहे थे आ ही जाएगा। एक काम करते हैं, पपीता दे दिया। पपीता का डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, 10.5, और हमने कह दिया ये ना 1.5 किलो का है, 1500 ग्राम। तरबूज दे दिया, तो तरबूज और चौड़ा हो सकता है डायमीटर में, वजन उसका और ज्यादा हो सकता है। मेरा मॉडल क्या कह रहा है, भाई मुझे दो ही चीज पता है, या तो सेब या केला, कुछ भी दे दो मैं आपको आउटपुट यही दूंगा। क्या देगा, किससे ज्यादा मैच हो रहा है ये, बनाना से या एप्पल से? भाई अगर हम अपना साइंस लगाएं और डेटा भी उसी हिसाब से है, तो एप्पल का वेट थोड़ा ज्यादा होगा, डायमीटर थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर टू बनाना। तो जितनी भी ज्यादा चीजें होंगी वेट और डायमीटर वाली, वो सब का प्रिडिक्शन क्या देता रहेगा मॉडल मेरा, एप्पल। अब आप उसे तरबूज दो, खरबूज दो, आप उसे अनानास दो, कुछ भी दो, लेकिन वो बताएगा एप्पल ही, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें उसका ट्रेंड एप्पल के जैसा होगा, एरर नहीं देगा कि ये क्यों दे दिया। ये तो वो बात हो गई कि मशीन लर्निंग या पाइथन में जब भी आपने ये सिंबल देखा, तो आप हमेशा क्या कहोगे, इसको लिस्ट है, ये तो लिस्ट होती है, कुछ भी हो जाए लिस्ट ही है ये। अब आप इससे ज्यादा पहली बार में नहीं सोचोगे। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट देखा, नहीं लिस्ट है। जैसे ही आपने करली ब्रेसेस देखा, अरे सर ये तो डिक्शनरी है। अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं हमें मतलब नहीं दुनिया से, ये डिक्शनरी है ना। तो जब हम जल्दीबाजी में और इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम लमसम में आंसर देते हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों, डिक्शनरी नहीं, हमने कहा गलत भी तो हो सकता है, सेट भी तो हो सकता है। सेट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर है। मेरा मॉडल कह रहा है मैंने जो जो टारगेट देखे हैं, मैं प्रिडिक्शन उन्हीं का लाकर, उन्हीं क्लास का लाकर दूंगा। भले ही आपका फीचर कुछ भी हो जाए, मैं प्रिडिक्शन वही लाकर दूंगा जो मुझे दिखाया गया है टारगेट में, और जिससे ज्यादा बेस्ट मैच करेगा वो लाकर मैं दूंगा। अब आप बोलोगे सर घटा दें, देखो ये सब बातें साइंस लेसन, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। मॉडल मना थोड़ी कर सकता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अब आप अपने आप से पूछो, ऐसा कोई फ्रूट देखा जिसका डायमीटर माइनस में हो और जिसका वजन माइनस में हो? हमने कहा पृथ्वी पे तो नहीं है, मंगल ग्रह पे चंद्रमा पे हो जाए तो पता नहीं, पृथ्वी ग्रह पे तो अभी तक नहीं हुआ है। मॉडल से पूछो कि मॉडल क्या सोच रहे हो। मॉडल कह रहा देखो मुझे नहीं पता सेब कैसे कहते हैं, केला कैसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि फ्रूट कौन है क्या नहीं होता है, मुझे तो गणित आती है। तो मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल हैं, वो मॉडल जिस एल्गोरिथम से ट्रेन करे गए हैं, उन एल्गोरिथम के पास एक गणित होती है, और गणित को नंबर चाहिए होते हैं, और नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है, क्योंकि कम डायमीटर और कम वेट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बनाना की तरफ। हमने अपने मॉडल को आई गेस काफी समझ लिया है कि मेरा मॉडल तो यही जानता है, जो ट्रेनिंग में दिखाया था क्लास, उन्हीं का प्रिडिक्शन देगा। मतलब अगर आपने मॉडल को ट्रेन किया है मेल और फीमेल ट्रेनिंग पर, और आप उससे पूछो कि भाई बताओ ये हंस रहा है कि रो रहा है, वो बताएगा ये मेल है कि फीमेल है, बस इससे ज्यादा नहीं बताएगा कुछ भी। आपने मॉडल को ट्रेन किया था फ्यूल प्राइस पर, कि पिछले 10 साल में ये फ्यूल का प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस का ये ट्रेंड है। अब आप उस मॉडल से कहोगे कि ये बताओ कि टाटा के शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 2030 में, अब वो फ्यूल का प्राइस बताएगा आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आपने जिस डेटा पे ट्रेन करा है उसी का प्रिडिक्शन करेगा, उसके जैसी अनसीन प्रॉब्लम का। समझ में आती है कहानी? ठीक है, कि मशीन लर्निंग से हम क्या करते हैं, कोई जादू वादू नहीं होता इसमें, है ना। इसमें आपको अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, और उस मॉडल को जिस डेटा पे ट्रेन किया जाता है, उसी डेटा की प्रॉब्लम का, उस तरह के डेटा की प्रॉब्लम कभी और आएंगी अगर, उनका सॉल्यूशन के लिए आप उसका यूज कर लेते हो। अब इसके पीछे गणित है जो हम पढ़ेंगे, तो पूरी मशीन लर्निंग गणित पर चलती है। और इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे ये कोड, सब गणित पूछते हैं इसकी। इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो सब आपसे इसके पीछे गणित पूछेंगे, गणित तो बताओ उसकी क्या है। वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाऊंगा आपको, अभी फिलहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते। अभी तो हम बस मशीन लर्निंग का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना रहे हैं।
तो ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है मशीन लर्निंग का, है ना। तो अब अगर मैं, और अच्छी बात पता क्या है, यही प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग का, पूरी मशीन लर्निंग में यही होगा, आखिरी दिन भी यही पढ़ रहे होगे आप। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या पूछना है अर्पण। सर प्रिडिक्शन क्या गलत भी हो सकता है क्या? एग्जाम्पल जैसे बिल्कुल। मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि शेयर मार्केट है, किसी शेयर मार्केट का, जैसे आपने टाटा की बात किया, मैंने पिछले 5 साल का शेयर ले लिया और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अगले साल इसका शेयर क्या हो, और उसने प्रिडिक्ट करके बता दिया मुझे एज एमएल कि हाँ ये होगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप देखो अपने डेटा में, ये बनाना कभी हो सकता है, कभी ये एप्पल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो क्लियर दिख रहा है मॉडल झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सीधी सी बात है। यानी कि मशीन लर्निंग कोई जादू थोड़ी ना है कि उसने जो प्रिडिक्शन दे दिया वो यथा सत्य होता है, कहीं ले जाओ। हमने कहा नहीं, मशीन लर्निंग में इसलिए रिजल्ट को क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन हिंदी क्या होती है, अनुमान। ये अनुमानित आउटपुट है, गारंटी का आउटपुट नहीं है। मशीन लर्निंग इज नॉट ऑल अबाउट गारंटी, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्लास में भी इनका यही क्वेश्चन था कि मशीन लर्निंग ने जो हमें प्रिडिक्शन दिया है, मॉडल ने हमें जो, अब देखो मशीन लर्निंग हम मॉडल का शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा सारा खेल मॉडल का है। ठीक है, तो मॉडल ने हमें जो प्रिडिक्शन दिया है, इस बात को आप इंश्योर कैसे करेंगे कि ये मॉडल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो सोचो, जब हम और आप इतना सोच पा रहे हैं, तो जिस इंसान ने, जिस टीम ने ये सब बातें बनाई होंगी, इतना तो वो भी सोच पा रहे होंगे कि मॉडल झूठ बोलेगा सच बोलेगा, तो कुछ ना कुछ इसका भी समाधान दिया ही होगा उन्होंने। पढ़ेंगे हम भी। यानी कि अभी हमारा ये वाला रह गया है, ये क्या अभी तो रह ही गया है, अभी तो हमने शुरू ही करा है अभी। तो मॉडल की विश्वसनीयता, मॉडल कितना रिलायबल है, इसके भी तरीके होते हैं चेक करने के, जो कि हम पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी से मतलब आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब मुझे एक बार पहले पूरे कोड को एक सिंगल खाने में लिखने दो, जिससे आपको वापस से रिवीजन हो जाए कि क्या क्या आपने करा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेप हो गया मॉडल को क्रिएट करने का, मॉडल क्रिएट हो गया। अब अगला काम है मॉडल को ट्रेन करना। ट्रेन करने के लिए मुझे डेटा, डेटा में से फीचर मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, और मुझे यहाँ पर, तो ये मेरा डेटा हो गया। अब इस डेटा से मुझे फीचर मैट्रिक्स अलग करनी है, ये फीचर मैट्रिक्स मैंने अलग कर ली, और इसके अंदर से मैंने टारगेट को अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद मॉडल को मैंने फिट कर दिया इस डेटा पर, ये इनपुट, ये उन इनपुट के आउटपुट। उसके बाद फिर मॉडल से हम क्या कराते हैं, अपना प्रिडिक्शन कराते हैं। ये खत्म, खत्म, मशीन लर्निंग खत्म। मतलब मशीन लर्निंग के प्रोग्राम का प्रोसेस खत्म हो गया। कितनी लाइन का प्रोग्राम है, 5 लाइन। सी से भी छोटा प्रोग्राम होता है मशीन लर्निंग का पाइथन के साथ। सी में अगर आप हेलो प्रिंट कराओगे तो हैश इंक्लूड स्टूडियो, हैश इंक्लूड कोनियो, फिर वाइड मेन, फिर सी एल आर एस सी आर, फिर प्रिंट एफ, और फिर लास्ट में जाके गेट सी एच। 6 लाइन हो गई सर, ये तो हमारी 5 लाइन है बस। अब वहाँ 6 लाइन में हेलो प्रिंट होता है, और यहाँ 5 लाइन में पूरा खेल खत्म हो गया, बहरहाल, है ना। तो मशीन लर्निंग को, अब इस बात को शब्दों में लिख लेते हैं कि सर ये सब जो आपने बताया, इसके स्टेप्स, स्टेप्स इन मशीन लर्निंग। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे, मतलब देखो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनका क्रम बदल दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं थोड़ा और जमीनी स्तर पे जाऊं, तो आप सबसे पहले किस चीज का अरेंजमेंट करोगे, सबसे पहला अरेंजमेंट आप करोगे डेटा का। डेटा अरेंज नहीं हुआ तो सारी बातें बेकार है, फिर इन सब का क्या करोगे बनाकर इन्हें, जब डेटा ही नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले आपका फोकस होता है डेटा लेकर आओ। कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, आप जानो। हो सकता है जैसे मॉल में आप जाते हो, पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, तो आपके पास आ जाते हैं कि सर कार्ड बनवा लो, अपना नंबर दे दो, नाम दे दो। डेटा तो इकट्ठा कर क्या रहे हैं, है ना। वो ये कहते हैं मत बनवाना कार्ड, नाम तो बता दो, अपना नंबर तो दे दो। डेटा इकट्ठा हो रहा है, एक सैंपल,
एक इंसान का डेटा हो गया, दूसरा सैंपल दूसरे इंसान का डेटा हो गया। डेटा का तो खेल है। सोचो जो मशीन लर्निंग करेगा वो डेटा मांगेगा, तो बहुत सी एजेंसीज, बहुत सी कंपनी, उनका बिजनेस ही यही है, डेटा सेल करना। भाई आप ये बताओ, ट्रू कॉलर है मोबाइल में, ट्रू कॉलर जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको फीचर मिल जाता है कि अनजान नंबर से कॉल आएगा, तो उसके बारे में आप कुछ तो पता कर ही लोगे कि उसका क्या नाम था, कहाँ से आया था, कैसे आया था। कैसे पता चल जाता है? फ्री में सब चीज कैसे मिल रही है हमारे लिए, उसका प्रीमियम वाला पार्ट भी आता है, बट फ्री में भी तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है हमारे लिए। तो आपने अपने मोबाइल में जब ट्रू कॉलर इंस्टॉल करी, आप तो पढ़ोगे नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस अलाउ, खत्म खेल। उसी खेल में एक परमिशन होती है कि ट्रू कॉलर आपके कांटेक्ट पड़ेगा। हम तो आंख बंद कर देते हैं, हम तो यस अलाउ कर दो जो करना है। जैसे ही आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल करी, यस अलाउ करके सक्सेस इंस्टॉल हो गई, आपके मोबाइल के जितने कॉन्टेक्ट थे सब पहुंच गए ट्रू कॉलर के पास। अब आप अनइंस्टॉल भी कर दो ना तुरंत, फर्क ही नहीं पड़ता, डेटा तो चोरी हो गया आपका, डेटा तो पहुंच चुका आपका। व्हाट्सएप फ्री में चला रहे हो, पैसा तो नहीं लगता कोई, समझ में आ रहा होगा व्हाट्सएप का बिजनेस। जितने भी इलेक्शन होते हैं ना जब, तो इलेक्शन में जितने भी ये पॉलिटिशियंस होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, इन्हीं को पकड़ते हैं, डेटा दे दो, मैसेज करेंगे लोगों को, डेटा दे दो। ये कहते हैं लाओ पैसे दे दो, डेटा ले लो, पैसे दो डेटा लो। बिजनेस होता है डेटा का। हाँ। हाँ, फोटो का भी आता है अब तो, सही बात है। बहुत सी ऐप तो कैमरा फोटो सबका एक्सेस मांगती हैं। देखो सोचो, टेक्नोलॉजी के नुकसान, जो लोग जानकार नहीं है स्मार्टफोन चला रहे हैं, 80% यही है। जो लोग नहीं जानते वो भी स्मार्टफोन चला रहे हैं, क्योंकि फोन वाला स्मार्टफोन ही है, रिक्शे वाला भी स्मार्टफोन चला रहा है आज की डेट में, और एप्पल कंपनी का मालिक भी स्मार्टफोन चला रहा है। तो जिनको नॉलेज नहीं है वो तो यस अलाउ, गया डेटा आपका, गैलरी वैलरी सब चलेगी आपकी, कुछ नहीं बचा। बहुत से तो ऐप है जो कहते हैं आपके मैसेज पढ़ेंगे हम, मैसेज ऐप होती है वो भी पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे आपका। आप कहते पढ़ लो। चलो, तो पहला स्टेप यही है ना, कलेक्ट एंड लोड डेटा। कलेक्ट मतलब चाहे लोगों से पूछ के इकट्ठा करो, चाहे एक्सेल में खुद टाइप करो बैठकर, हमें नहीं मतलब, कहीं से डेटा कलेक्ट करो और फिर उसे प्रोग्राम में पांडास से लोड कर दो। अब लोड करने के लिए ये नहीं है कि पांडास लगाना है, जो भी आपको लाइब्रेरी आती है वो अपना लगा लेना। तो पहला स्टेप ये होता है, कलेक्ट एंड लोड डेटा। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि सर सारे फीचर न्यूमेरिक होने चाहिए, मान लो कोई फीचर न्यूमेरिक नहीं, मैं जेंडर फीचर के साथ डेटा ले आया, उसमें मेल फीमेल था। मैं फ्रूट का डेटा लाया जिसमें कलर था रेड, ग्रीन, येलो। अब अगर मुझे उस डेटा पर मॉडल ट्रेन करना है तो डेटा में चेंजेस करने पड़ते हैं, डेटा को मुझे प्रोसेस करना होता है। एक्चुअल प्रोसेसिंग मॉडल करता है, डेटा से सीखने वाला काम, उससे पहले की प्रोसेसिंग हमें खुद करनी पड़ेगी, तो हम क्या बोलते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में ना बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे अगर फीचर न्यूमेरिक नहीं है तो फीचर में कन्वर्ट, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना। दूसरा, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जगह पर किसी फीचर में वैल्यू मिसिंग है, मान लो फॉर एग्जांपल इस डेटा में, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, हटा दूंगा बाद में, आपको अपने में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मैंने क्या करा, मैंने यहां पर क्या करा, ये हटा दिया, खाली छोड़ दिया। अब मैं इसको लेकर आया प्रोग्राम में। अब यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, मैंने मिसिंग वैल्यू, तो ये क्या है, मेरी मिसिंग वैल्यू हो गई। अब मिसिंग वैल्यू पर गणित नहीं चलती, इस पे गणित नहीं चलेगी। ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर, एरर। जब फिट कराओगे तो एरर मॉडल दे देगा कि भाई ये मैं नहीं चला सकता, इसको मैं यूज नहीं कर सकता, मिसिंग वैल्यू को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये सब किसके अंदर आएगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। फीचर को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना, फीचर में मिसिंग वैल्यू है
तो उनको हटाना। कई बार क्या होता है हमारा, कई बार ना सीरियल नंबर भी आ जाता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अब सीरियल नंबर तो एक्सेल में लिखा था, मुझे उसकी जरूरत, उसको थोड़ी बनाऊंगा फीचर में, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे सीरियल नंबर की। इससे मॉडल क्या सीख सकता है? सीरियल नंबर 1 2 3 कोई ट्रेंड तो निकलेगा नहीं इससे। तो इससे मॉडल कंफ्यूजर हो जाएगा कि 1 पे एप्पल है, 2 पर बनाना है, 3 पर ये है, 4 पर ये है, कंफ्यूज हो जाएगा मॉडल। तो इसको हटाओ। किसका पार्ट है? प्री प्रोसेसिंग। कई बार ऐसे फीचर आ जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो फीचर थे ही नहीं वास्तव में। तो फिलहाल मैं इसको सही कर देता हूँ क्योंकि मुझे बाकी बैचेस में पढ़ाना होता है। और ठीक है। तो अब प्री प्रोसेसिंग क्या है वो समझ में आ रहा है। डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट फीचर टू न्यूमेरिक। उसके बाद आपका आता है हैंडलिंग मिसिंग डेटा, मिसिंग वैल्यूज। अब कुछ नए नए शब्द जो अभी हमने बिल्कुल नहीं पढ़े ना जानते हैं, बट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक आता है फीचर स्केलिंग, एक आता है फीचर सिलेक्शन। तो इस तरह के ना और भी छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर। मैंने अभी एटसेट्रा में डाल दिए क्योंकि मैं अभी लिखूंगा कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करूंगा अपना और आपका। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप आता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। क्रिएट मॉडल यूजिंग एल्गो, किसी भी एल्गोरिथम का यूज करके मॉडल को क्रिएट करो। फिर अगला काम क्या होगा? ट्रेन, फिट, बिल्ड द मॉडल। एक ही बात है, चाहे ट्रेन बोलो, चाहे फिट बोलो, चाहे बिल्ड बोलो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। उसके बाद हम क्या करते हैं? मॉडल का एवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मॉडल ट्यूनिंग करते हैं। उसके बाद फिर फाइनल प्रिडिक्शन कराया जाता है। तो अब आप देख लो आपके कौन कौन से स्टेप्स रह गए। सर ये सीधा उसके बाद यहाँ पहुंच गए। बीच में 2 स्टेप उन क्वेश्चन का आंसर है जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मॉडल के बारे में हम कैसे चेक करें कि मॉडल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो उसमें एक टर्म आता है मॉडल वैल्यूएशन। मतलब अगर मैंने आपको ट्रेनिंग दी और मैं आपसे कहूँ जाओ इंटरव्यू देने चले जाओ, और मुझसे कोई ये पूछ ले आपको कैसे भरोसा अपने स्टूडेंट पर कि सही आंसर देकर आएगा? शकल पे तो लिखा नहीं है कुछ किसी के। तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, सबका एग्जाम ले लेता हूँ ट्रेनिंग देने के बाद। एग्जाम में जिसके जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से मैं इंश्योर कर लूंगा अपने आप को कि भाई जितने सही नंबर निकले जिसके, या जिसने सही आंसर ज्यादा दिए हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो इंटरव्यूज लाइक प्रिडिक्शन। ठीक है। तो वो अभी हमने नहीं पढ़ा है कि एग्जाम कैसे लेते हैं मॉडल का। तो मॉडल का हम एग्जाम लेते हैं, उस एग्जाम में मॉडल अगर पास हो रहा है तो हम बोलेंगे मॉडल फिर जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, उसके बाद माननी है। और एग्जाम में मॉडल फेल हो जाता है तो हम बोलेंगे मॉडल बेकार है, किसी काम का नहीं है, इसका क्या करो, ट्यून करो। ट्यून का मतलब क्या होता है? एफएम पे आप गाने सुन रहे हो, साफ नहीं आ रही है बात, ससड़ाहट आ रही है बहुत, तो आप क्या करते हो, पहिए घुमाते हो, एफएम का ट्यून करते हो, ट्यून इन कहता ना एफएम वाला, ट्यून करो। ट्यून माने मैच करो, फ्रीक्वेंसी मैच करो, एग्जैक्ट वो स्टेशन पकड़ लो जहां पर गाना चल रहा है। ट्यून जरा सा, मान लो 107.2, अब आपका 107.5, थोड़ा पीछे चलो, 2 पर लाओ, तब आवाज अच्छी आवाज आएगी। उसी को बोलते हैं यहाँ पर मॉडल ट्यूनिंग। अगर मॉडल आपका इवेल्युएशन में फेल हो रहा है, मॉडल आपका सही जवाब नहीं दे रहा है एग्जाम में, तो उसको ट्यून करो, उसको सही की तरफ लेके जाओ, उसे सिखाओ कि सही ये होता है। कैसे सिखाओगे? देखते हैं कैसे सिखाएंगे। जब आपको लगे मॉडल का एवेल्यूशन, फिर दोबारा लो ट्यून करने के बाद, फिर फेल हो गया, फिर ट्यून करो उसे। तो उसे ट्यून करते रहो कब तक, जब तक वो पास ना हो जाए। जब वो एग्जाम पास हो जाए, अब उसे इंटरव्यू के लिए भेज दो, मतलब अब उससे अपना फाइनल प्रिडिक्शन करा लो। तो अभी देखो हमने क्या क्या नहीं पढ़ा है।
अभी हमने ये नहीं पढ़ा कुछ भी, यानी ये स्टेप तो हमने सीखा ही नहीं अभी। हमने अभी ये दोनों स्टेप नहीं पढ़े। अभी हमने एक, दो, तीन, चार स्टेप पढ़े हैं। ठीक है, बस हमें ये स्टेप को और जोड़ देना है, तो ठीक ठाक सा एक मॉडल बना पाएंगे। तो अब ये संख्या स्टेप्स की बढ़ती चली जाएगी आने वाले टाइम। लेकिन हमारा पूरी मशीन लर्निंग का कोर्स चाहे 2 साल चले चाहे 2 महीने चले, मात्र एक ऑब्जेक्टिव है, मॉडल को ट्रेन कर, मॉडल को ट्रेन कर, यही हमारा ऑब्जेक्टिव। ट्यूनिंग के अंदर वो आ जाएगा, जैसे कोई एल्गोरिथम है। अब जैसे आपको कोई एक टीचर मिला, अब उसका समझ ही नहीं आ रहा है, तो लास्ट में आप ये बोलोगे सर हमारा ट्रेनर बदल दो, हमें समझ ही नहीं आ रहा है इनसे। तो हम यही यहाँ पर करेंगे कि हमने मॉडल बनाया के नेवर क्लासीफायर से, सारे जतन करके देख लिए, मॉडल पास ही नहीं हो रहा है, एग्जाम में फेल ही हो रहा है बार बार। तो हम क्या बोलेंगे फिर, अच्छा ठीक है एक काम करो, एल्गोरिथम बदल के देख लो, हो सकता है उससे अच्छा सीख जाए मॉडल। वही डेटा है, जबकि वही सिलेबस है, बस आपका टीचर बदल दिया हमने, मतलब बस आपका एल्गोरिथम बदल दी। तो मॉडल ट्यूनिंग के अंदर वो सब आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल करना पड़ता है। तो सर कौन सी बेस्ट एल्गोरिथम है? सोचो अगर ऐसे होता बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी है, तो उसी को ना रखते फिर एसके लर्न के अंदर, बाकी फालतू क्यों रखते फिर यहाँ पर? भाई हम अपना टाइम क्यों लगाएंगे फिर? अगर मुझे एक आंसर पता है तो मैं सीधा वही पढ़ाऊंगा आज, और आखिरी क्लास तक वही पढ़ाता रहूंगा। ऐसा है ही नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, पीएचपी का अलग टीचर है, एआई का अलग टीचर है, फुल फुल स्टैक का अलग टीचर है, एक्सेल का अलग है। हर किसी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। तो हर एल्गोरिथम का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। कब कौन सा डेटा है आपके पास, उससे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से एल्गोरिथम लगाने चाहिए। एक एल्गोरिथम पर सारा डेटा, हर तरह का डेटा बढ़िया फिट नहीं हो पाता। चलो तो फिलहाल आज अब इतना ही रखेंगे, कल हम कुछ तरक्की करेंगे इसमें। ठीक है, इसको अपने हाथों से बनाकर चलाकर देख लेना, समझ में आना एक अलग स्टेप है, और अपने हाथों से करके देखना ये अलग स्टेप है। समझ में हमें सब आता है, पहली क्लास से लेकर आज तक सारा समझ में आया है। लेकिन अगर मैं किसी का प्रोग्राम बनाने को कह दूं तो आप कदम कदम पटकोगे, है ना? चलिए।